हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं आईटीसी का बचा हुआ पार्ट विच वाज रिलेटेड टू योर सेक्शन 18 एंड रूल 36। तो ये लेक्चर में हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे आपका सेक्शन 18 विच टॉक्स अबाउट क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड रूल 36(4) जो अमेंड हुआ है उसके बारे में। तो पहले हम चालू करेंगे 36(4) के साथ। बिफोर वी स्टार्ट दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ एज टू हमारे आईटीसी के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है। आईटीसी के चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंटली 3 सेक्शंस हैं। वन इज योर सेक्शन 16, द अदर वन इज सेक्शन 17 एंड द थर्ड इज सेक्शन 18 जो हम ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेक्शन 16 जो है वो बात करता है कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग क्रेडिट। सेक्शन 17 बात करता है अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में। सेक्शन 18 बात करता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कंडीशंस में आपको बताया गया कि सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए टैक्स का, आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव करने चाहिए। ये सारे कंडीशंस में हमने पढ़ लिए। फिर कौन कौन सी चीज़ों के क्रेडिट आपको मिलेंगे नहीं, हमने ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा। अगर आप एक इनपुट को 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, बीट बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज़ के लिए, या फिर आप एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो अगर किसी कॉमन क्रेडिट को, तो उसको कैसे अपोर्शन किया जाएगा उसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो चैप्टर है या ये जो पार्ट है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी है जहां पे आपको क्रेडिट दिया जाएगा ओवर एंड अबाउ व्हाट इज स्टेटेड इन योर सेक्शन 16। चलिए सर, बिफोर वी मूव टू दैट, फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द रूल 36(4) एंड देन विल मूव टू सेक्शन 18। चलिए सर, पहले मैं आपको पढ़वा देता हूँ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो देखिए क्या लिखा है। Restriction on availment of input tax credit in respect of invoices, debit notes not uploaded by supplier in GSTR 1। चलिए, यूजुअली फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा होता है कि आप किसी से माल खरीदते हो, ठीक है, आप किसी से माल खरीदते हो, वो आपको इनवॉइस दे देगा। ये इनवॉइसेस के बेसिस पे आप GSTR 3B में क्रेडिट ले लोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आपने जो क्रेडिट 3B में लिया है, ये क्रेडिट जो आपने दिखाया है वो सामने वाले सप्लायर ने अपने GSTR 1 में भी दिखाना चाहिए। तो सप्लायर हैज टू रिपोर्ट इन GSTR 1। बेसिस दिस GSTR 1, ये सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है, इसके बेसिस पे रेसिपिएंट का GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ये किसके इसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा? इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन दी रेसिपिएंट बुक्स। यहां तक सबको क्लैरिटी है? चलिए, अब क्या बोला है देखा। अ न्यू सब रूल 4 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रूल 36 में एक सब रूल और ऐड कर दिया गया, विच इज रिस्ट्रिक्टिंग ITC in respect of supplies received from suppliers who have not uploaded invoice debit note in their GSTR 1 filed under section 37। मतलब अब ये सेक्शन ये रूल में अमेंडमेंट करने से हुआ क्या कि पहले ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आपके GSTR, आपके सप्लायर ने GSTR 1 में नहीं दिखाया तो भी आप अपने 3B में ले रहे थे क्रेडिट। बट विथ 36(4) कमिंग अप, व्हाट हैज हैपेंड इज, अब उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल के क्या बोला कि देखो भाई, आपने किसी से माल खरीदा, ठीक है, आपके पास इनवॉइस है। अब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने वाला अपने GSTR 1 में दिखाए, उसके GSTR 1 में दिखाने से वो आपके GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। एंड अगर आपके 2A में रिफ्लेक्ट हुआ तो ही, हे रेसिपिएंट, अगर आपके 2A में रिफ्लेक्ट हुआ तो ही आप क्या कर पाओगे? क्रेडिट ले पाओगे। नाउ व्हाट इज दिस रिस्ट्रिक्शन? लेट्स रीड इट। सो ITC टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट, the details of which has not been uploaded by the supplier in GSTR 1 cannot exceed 10% of the eligible credit available in respect of declared supplies by the supplier during the tax period। इसका क्या मतलब है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
समरी से एक हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। समरी में क्या लिखा है देखिए, वेयर द इनवॉइसेस ऑब्लिक डेबिट नोट हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन एस GSTR1। लेट्स अज्यूम आपने टोटल 15 बिल्स लाए थे, 15 इनवॉइसेस है आपके जिसके बेसिस पे आपने क्रेडिट लिया है, ठीक है। अब अगर ये समझो 15 के 15 इनवॉइसेस अगर सामने वाले ने अपलोड कर दिए, पूरे इनवॉइस अपलोड कर दिए, तो क्या होगा? तो जितने के इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं उनका क्या ले पाओगे आप? फुल ITC इफ ऑल अदर कंडीशंस ऑफ अवेलिंग ITC आर फुलफिल्ड। ऑल अदर कंडीशन मतलब कौन से वाले? आपके जो इनवॉइस होने चाहिए वाली कंडीशन है, आपका जो पेमेंट टू सप्लायर हो जाना चाहिए 180 डेज में, आपके पास गुड्स या सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए। हम अज्यूम करते हैं ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है, तो आप क्या ले पाओगे? फुल ITC ले पाओगे। वेयर द इनवॉइस डेबिट नोट हैज नॉट बीन अपलोडेड, लेट्स अज्यूम अब ये 15 में से सिर्फ 12 का अपलोड हुआ, तो 12 का फुल ITC मिल जाएगा, और जो बाकी के 3 बचेंगे उनका क्या होगा? देखिए, वेयर द इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1। तो इन सच अ केस पहले ये 20% था जिसको उन्होंने रिड्यूस करके जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है उसको कितना कर दिया? 10%। 10% of the eligible ITC available in respect of the uploaded invoice debit note. However, the ITC so claimed should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoices not uploaded. इसका क्या मतलब है देखिए, तो अब समझो ये 12 जो इनवॉइसेस है, टोटल 15 इनवॉइसेस पे क्रेडिट बन रहा था, लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीज, ठीक है। टोटल 15 इनवॉइसेस का क्रेडिट जो एलिजिबल था वो कितना बन रहा था? 1 लाख रुपीज। दिस वॉज द क्रेडिट विच वॉज एलिजिबल। इनमें से 12 तो पूरे डिस्प्ले हो गए, उसने सामने वाले ने GSTR1 में दिखा दिया तो आपके 2A में दिखने लग गए। तो लेट्स अज्यूम ये जो 12 थे इसका क्रेडिट का अमाउंट था 80,000। तो ये क्रेडिट जो 80,000 का ये तो आप फुल ले पाओगे, इसमें देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बाकी के जो 3 इनवॉइसेस थे वो कितने के थे? 20,000 के क्रेडिट के इनवॉइसेस थे। अब ये 20,000 आप पूरा नहीं ले पाओगे, आप कितना ले पाओगे? 10% ऑफ एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस। मतलब जितने अपलोड हुए हैं, कितने अपलोड हुए हैं? 80,000 के अपलोड हुए, इस 80,000 का 10% आप ले पाओगे। समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो द क्रेडिट दैट यू कैन टेक इज 110% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस। ऐसा बोल दूं क्या मैं? एलिजिबल क्रेडिट विच यू कैन टेक इज 110% ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस। समझ में आ रहा है? 80,000 अपलोड हुआ था तो आप कितना ले सकते हो? 88। लेट्स अज्यूम कि 95,000 के इनवॉइसेस अपलोड हो गए थे, ठीक है। 95,000 के इनवॉइसेस, एक्सक्यूज मी, 95,000 के इनवॉइसेस अपलोड हो चुके थे। अब जो बाकी के 3 इनवॉइसेस नहीं अपलोड हुए थे वो कितने के थे? दोज आर ऑफ 5,000, राइट? जो नहीं अपलोड हुए वो कितने थे? दैट वाज 5,000। नाउ व्हाट दिस लाइन सेज इज, however the ITC so claimed should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoices not uploaded। तो अब अगर इसका 10% ले लें, अगर अपन बोलते सर कि 110% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस ले सकते हैं, तो देखो 95,000 तो अपलोड हो गए, वो ले लेंगे, एंड 10% ऑफ अपलोडेड मतलब कितना? 9,500। बट एक्चुअल इनवॉइसेस जो अपलोड नहीं हुए वो कितने के? 5,000। तो ऐसे केस में आपका ITC कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल ITC विच यू आर एलिजिबल ऑफ। तो ये नहीं हो सकता कि आपको 1,04,500 का क्रेडिट दे देंगे। अगर आपका क्रेडिट ही 1 लाख का है तो वो कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 1 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट? आई होप सबको क्लैरिटी है। नहीं समझ में आया है तो हम और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। समझ में आया? ये जो है ये 10% किसका लेना है? ऑफ द अपलोडेड एलिजिबल इनवॉइसेस। समझ में आया? चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल।
अब समझो 1 लाख रुपए के इनवॉइसेस थे, ठीक है, जिसका क्रेडिट था, बट एलिजिबल क्रेडिट वॉज ओनली 90,000। कितना था? ओनली 90,000। तो अब जो 10% एलिजिबल, सर एलिजिबल 90 क्यों होगा, 10,000 एलिजिबल क्यों नहीं है? तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 17.5 में वो क्रेडिट को ब्लॉक किया होगा, आपने किसी मोटर व्हीकल का क्रेडिट ले लिया समझो, तो वो मिलने वाला है क्या? तो आंसर इज नो। सो द वर्ड विच इज यूज्ड हियर इज 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आईटीसी में से पहले एलिजिबल आईटीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एलिजिबल आईटीसी है उसमें से कितना अपलोड किया है, जितना अपलोड किया है वो तो आपको पूरा मिल जाएगा, और जो अपलोड नहीं हुआ है उसके केस में कितना मिलेगा, 10% ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस और द मैक्सिमम विच यू आर एलिजिबल ऑफ। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़िया। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस। कितने आते हैं? 100 इनवॉइसेस इसको आते हैं, जिसमें क्रेडिट कितना इन्वॉल्व है, 10 लाख का क्रेडिट इन्वॉल्व है फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। केस 1, आउट ऑफ द 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 7 लाख हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटीआर1। 7 लाख के तो इनवॉइसेस अपलोड हो गए, फिल्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट देयरफॉर। मतलब देखो 100 इनवॉइसेस थे टोटल, जिसका क्रेडिट कितना था, 10 लाख का। अब इसमें से अपलोड कितने हो गए, 80 अपलोड हो गए, ऑफ हाउ मेनी वैल्यू, 7 लाख का वैल्यू। अब इसको क्रेडिट मिलेगा कितना, तो इसको क्रेडिट मिलेगा 110% ऑफ द इनवॉइसेस विच आर अपलोडेड। तो 7 लाख का 110% कितना आ जाएगा, 7,70,000 का क्रेडिट इसको दे दिया जाएगा। देखिए देख लेते हैं कैसा। देखो 80 इनवॉइसेस अपलोड हो गए तो ये 7 लाख का तो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। जो 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए ऑफ 3 लाख, इसका कितना मिलेगा, ओनली 70,000। सर जो बाकी का बचा, देखो 3 लाख के इनवॉइसेस थे सर, उसमें से आपने 70,000 का क्रेडिट अब भी दे दिया, बट बाकी का जो बचा दैट इज 2,30,000, उसका क्या होगा? तो वो इनवॉइसेस जब अपलोड हो जाएंगे, लेट्स अज्यूम इन्होंने नेक्स्ट मंथ में अपलोड कर दिए, ठीक है, हमारा सप्लायर थोड़ा लेजी है तो उसने ये महीने में नहीं करके नेक्स्ट मंथ में कर दिया, तो क्या होगा, जिस महीने में किया है उस महीने में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप समझ में आया। पक्का? बट वो महीने में, जिस महीने में अपलोड किया उस महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा? अब क्योंकि वो जब अपलोड करेगा तो 3 लाख पूरा अपलोड कर देगा, राइट, बट क्रेडिट कितने का मिलेगा? क्रेडिट विल बी ओनली 2,30,000 बिकॉज 70,000 का क्रेडिट वॉज ऑलरेडी गिवन इन दी लास्ट मंथ। समझा है? चलिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 75 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 9.5 लाख have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1 filled on the prescribed due date therefore। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ITC to be claimed by Mr. Vijay in GSTR3B for October क्या होगा देखिएगा। 75 इनवॉइसेस जिसका क्रेडिट 9.5 लाख था वो पूरा मिल जाएगा, बाकी के जो 25 इनवॉइसेस बचे उसमें कितना क्रेडिट बचा था, 0.5 लाख, मतलब 50,000 का बचा था। अब 9.5 लाख का 10% कम्स टू 0.95 लाख, मतलब 95,000। एक्चुअल में क्रेडिट जो नहीं दिख रहा है वो कितना है, 50,000। अब हम कितने क्रेडिट देंगे, तो हम ये जो क्रेडिट है उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10 लाख पे, बिकॉज उसे एक्चुअल क्रेडिट ही 10 लाख का है। अब क्योंकि 110 देना है तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, 9.5 लाख तो उसका बन गया, सॉरी 9.5 लाख जो दिख रहा है उसका, एंड जो नहीं दिख रहा उसके केस में अगर ऐसा करेंगे तो टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा, 10,45,000 विच इज मोर देन द इनवॉइसेस विच ही हैज। ऐसा थोड़ी होगा, तो इसलिए ये लाइन लिखी है, इसका इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। रिस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी विच इज अवेल्ड इन द, सॉरी ये नहीं, ITC so claim should not exceed actual eligible ITC। मतलब ये 10% लगाने के बाद
अगर आपका आईटीसी एक्सीड कर जा रहा है आपके एक्चुअल आईटीसी से तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू योर एक्चुअल आईटीसी। समझ में आया? पक्का क्लियर है? चलिए अब ये जो 10% करना है ये किसके केस में करना है ये देखिएगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है 10% वाली, इट इज एप्लीकेबल ऑन टैक्स इनवॉइसेस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर विच आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन GSTR1। तो जो GSTR1 में रिकॉर्ड होने वाला है उन्हीं के लिए ये कंडीशन है। तो देखिए एक तो ये किसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ये GSTR1 में नहीं अपलोड होता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो रेसिपिएंट होता है उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है एंड उसके बेसिस पे ही टेक्स क्रेडिट। ही विल नॉट टेक अ क्रेडिट बेस्ड ऑन योर इनवॉइस, या GSTR1 के बेसिस पे क्रेडिट नहीं लिया जाता। तो इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड आइटम, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में GST इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको अगर याद होगा सप्लाई का डेफिनेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हु इज लायबल टू पे GST, द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM में पे करेगा। तो ये भी GSTR1 में रिपोर्ट नहीं होने वाला है, तो इसका क्रेडिट भी जब आप लोगे तो इसका पूरा मिलने वाला है। इसके लिए भी वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज ये क्रेडिट्स कभी GSTR2A में दिखने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि दीज आर टेकन बेस्ड ऑन पेमेंट मेड बाय मी। मतलब जो सप्लायर है वही पेमेंट करेगा और वही क्रेडिट लेने वाला है, राइट? नहीं सप्लायर नहीं, सॉरी, रेसिपिएंट जो है वही पेमेंट करेगा और वही क्रेडिट लेगा। समझ रहे हो? ऊपर वाले केसेस में क्या है, रेसिपिएंट ने पे किया सप्लायर को, सप्लायर ने क्रेडिट दिखाया ही नहीं GSTR1 में। GSTR1 जो उसने भरा उसमें अगर उसने दिखाया नहीं तो प्रॉब्लम है। ये क्रेडिट कभी GSTR1 में जाते ही नहीं है। फिर ITC अवेल्ड ऑन सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, अगेन 9(4) वाला जो RCM है उसके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट वन, ITC अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस ऑफ ISD। तो ISD के इनवॉइसेस के बेसिस पे भी जो क्रेडिट आप लेते हो उसके केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दीज आर दी 4 सर्कमस्टांसेस वेयर योर 10% का restriction which is there is not applicable. You will be allowed to take the entire credit based on your invoices, क्योंकि ये वाले GSTR1 में दिखने नहीं वाले। समझ में आया? पक्का क्लियरिटी है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर 36(4). आई होप समझ में आया। नाउ कमिंग टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 में 6 सब सेक्शन है। हम चालू कर रहे हैं विद द फर्स्ट सब सेक्शन। क्या बोलते हैं देखिएगा। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अ पर्सन, उसमें सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है देखिएगा। अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डे ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, फ्रॉम बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he became liable to pay under the provisions of this act। मतलब समझने की कोशिश करना। 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है देखिएगा। बोलते हैं एक व्यक्ति जो थ्रेशोल्ड की वजह से लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन एंड उसने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? द डेट व्हेन ही वाज लायबल टू, द डेट व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी द इफेक्टिव डेट। अब इसके केस में अब जब ये रजिस्टर्ड नहीं था तो इसके पास जो भी इनवॉइसेस आते थे उसका क्रेडिट ये ले पाता था क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज क्रेडिट कैन बी टेकन ओनली बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये हमने पढ़ा सेक्शन 16 में। अब क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो गया, नाउ ही इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, राइट। तो ये किस चीज का क्रेडिट ले सकता है? तो गवर्नमेंट बोलती है कि क्योंकि अब आगे से हम, आप जब बेचोगे तो हमको टैक्स मिलेगा,
इसलिए जो आपने चीजें खरीदी, जो आपके स्टॉक में पड़ी है, जो आप आगे बेचने वाले हो, उसका भी हम आपको क्या कर देंगे, क्रेडिट अलाउ कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोल रही है व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो हम जो भी आपके इनपुट्स स्टॉक में है या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स में है या फिर फिनिश्ड गुड्स में है, उसको हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे एज क्रेडिट। ठीक है, ये कब का, तो जो स्टॉक में ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट अगर कोई बंदा 30 डेज के बाद अप्लाई करता है तो क्या होगा, तो उसको ये सारे जो उसके स्टॉक जो है उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट 18(1)(a) से। फिर 18(1)(b) क्या बोलता है, 18(1)(b) बोलता है कोई बंदा है जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है, यहाँ पे ऊपर थ्रेशोल्ड वाले रजिस्ट्रेशन था, यहाँ पे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है बट वो वॉलेंट्रीली लेना चाह रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, मतलब ये वॉलेंट्री, shall be entitled to take credit of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration। तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले उसके पास जो भी स्टॉक था उस स्टॉक का उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, जो उसके स्टॉक में या सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स फॉर्म में। इज दिस क्लियर? This is related to your 18(1)(a) and 18(1)(b। चलिए सर, एक ही मिनट दीजिए। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लॉज विच इज देयर 18(1)(c) के बारे में। क्या बोलता है देखिएगा, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, पहले भी टैक्स भरता था, ये नए बार देखो, ये जो दो केसेस थे ना, ये वाले न्यू रजिस्ट्रेशन थे, ये लोग पहली बार अपने आप को रजिस्टर कर रहे थे। आप समझो, ये वाले जो केसेस थे, दीज वर ऑल न्यू रजिस्ट्रेशन केसेस। एक थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्ट्रेशन ले रहा है पहली बार, दूसरा वाला वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है। अब ये वाला जो केस है, ये है रजिस्टर्ड था बट ही वॉज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ही वॉज रजिस्टर्ड अंडर विच स्कीम, कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड था। तो he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock। अब ये एक चेंज है, ये अब चेंज है, and on capital goods on immediately preceding the date from which he became liable to pay tax under section 9। दोनों में डिफरेंस समझना। देखो भाई, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो सीज करता है टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में वो अब टैक्स नहीं भर रहा है। ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स नहीं भर रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन में भर रहा था तो उसको क्या क्रेडिट मिल रहा होगा क्या, तो आंसर इज नो, बिकॉज इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम दी पर्सन हु परचेसेस द गुड्स, वो उससे भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और जो उसने गुड्स लाए फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग उसका भी वो क्रेडिट ले नहीं सकता। ये बेसिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम काम करती है, राइट। अब क्योंकि उसने जो स्टॉक लाया था उसका उसको क्रेडिट मिला नहीं, बिकॉज ही वॉज पेइंग टैक्स एट रिड्यूस्ड रेट। नाउ व्हेन ही ऑप्ट्स आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम एंड गोज इनटू नॉर्मल स्कीम, तो उसके केस में गवर्नमेंट बोलती है कि क्योंकि अब आप हमको रेगुलर टैक्स पे करोगे नॉर्मल रेट पे, तो जो आपने इनपुट्स लाए थे उसका भी हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इनपुट्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट दे देंगे जो आपके पास थे on the date before, on the day preceding he became liable to pay tax under section 9, मतलब रेगुलर टैक्स पे करने के पहले वाले दिन पे। तो इधर कॉम्पोजिशन टू रेगुलर हो रहा है, यहाँ पे दिस गाय वाज रजिस्टर्ड बट नाउ ही इज मूविंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर। तो इस केस में क्या होगा,
इस केस में उसको इनपुट्स का भी क्रेडिट मिलेगा एंड कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा। ऊपर जो था ना, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, इनको सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट दे रहे थे, इनके पास अगर कैपिटल गुड्स होगा तो उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो। तो योर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। समझे? कैपिटल गुड्स नॉट अलाउड। चलिए सर, समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। यहां पे भी नहीं मिलेगा और यहां पे भी नहीं मिलेगा, बट यहां पे जो कॉम्पोजिशन टू रेगुलर है तो उसको इनपुट्स भी मिल जाएंगे, कैपिटल गुड्स भी मिल जाएंगे। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट के लिए एक बात लिखी हुई है, देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो कैपिटल गुड्स के केस में क्या होता है, इनपुट्स आप बेचोगे, ठीक है, इनपुट्स को आपने यूज नहीं किया, इनपुट्स आप बेचोगे तो टैक्स मिलने वाला है गवर्नमेंट को। कैपिटल गुड्स आप बेचोगे नहीं, कैपिटल गुड्स को क्या करते हो आप? यूज करते हो फॉर योर पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस। तो अब ऐसा हो सकता है कि जब आप कॉम्पोजिशन में थे, आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, ठीक है, उसको यूज किया इन कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर लेट्स अज्यूम 10 मंथ्स, एंड बाद में आप रेगुलर में चले गए, तो बाकी का आप रेगुलर में यूज करने वाले हो। तो अब गवर्नमेंट के हिसाब से कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी होती है? 60 मंथ्स। कितनी होती है? 60 मंथ्स। तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपको क्रेडिट कितने का देंगे? हम आपको पूरे 60 मंथ का क्रेडिट नहीं देंगे, हम आपको कितना देंगे? ओनली ऑफ द बैलेंस लाइफ जो हमारे हिसाब से बची है। हमारे हिसाब से बैलेंस लाइफ कितनी बची है वो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। अभी तक मैंने उसका कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ आपके दिमाग में एक पॉइंट डाला है, इनपुट्स का क्रेडिट 100% मिल जाएगा, इनपुट्स का क्रेडिट 100%, कैपिटल गुड्स का रिड्यूस्ड क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज यूज्ड इन कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम ऑल्सो। तो गवर्नमेंट को तब टैक्स नहीं मिल रहा था बिकॉज यू आर इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम, रिड्यूस टैक्स दे रहे थे, तो गवर्नमेंट तब का बेनिफिट नहीं देगी क्रेडिट का, आपको कब से देगी? व्हेन यू मूव टू द रेगुलर स्कीम। चलिए सर, देन ये पॉइंट समझ में आया, तो अब नीचे लेके जा रहा हूं 18(1)(d) पे। फोर्थ वाला क्या बोलता है? वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकेम टैक्सेबल सप्लाईज। पहले एग्जेम्प्ट था, अब टैक्सेबल हो गया। एग्जेम्प्ट सप्लाईज नाउ टैक्सेबल, ठीक है। सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, स्टॉक का ले पाएगा, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड in stock, and on capital goods exclusively used for exempt supplies on the day immediately preceding the date from which such supplies became taxable। तो देखो पहले भी रजिस्टर्ड था, बट प्रॉब्लम यहां पे देखो क्या हो रहा था। पहले जो वो सप्लाईज कर रहा था वो सप्लाईज एग्जेम्प्ट थी, इसलिए उस पर टैक्स भर रहा था कि, तो आंसर इज नो। बट अब क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल हो गए तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन सच ए केस जो इनपुट्स है जो एग्जेम्प्ट थे और अब टैक्सेबल हो गए तो उसका क्रेडिट 100% मिल जाएगा, और जो कैपिटल गुड्स पहले एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे थे अब वो टैक्सेबल के लिए यूज होने लग जाएंगे। तो इन सच ए केस कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट कितना मिलेगा? रिड्यूस्ड क्रेडिट मिलेगा। तो provided that credit of capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed। as may be prescribed कहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है? रूल्स में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। तो देखो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक में बंदा पहले से रजिस्टर्ड था और दूसरे में जो अभी हमने सी और डी बनाया उसमें ही इज गेटिंग, देखो भाई एक मिनट, these two were cases where new registration was taken and this is a case where he is already registered। already registered में क्या है? already registered में पहले वो composition में था अब रेगुलर में जा रहा है, या फिर पहले वो exempt सप्लाईज कर रहा था अब उसकी सप्लाईज टैक्सेबल हो गई। तो ऐसे केस में
what will happen is he will be allowed exempt inputs का as well as capital goods का credit, whereas new registration के केस में he will be allowed only credit of inputs, capital goods का credit उसको नहीं मिलेगा। समझ में आया? चलिए, तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है देखिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब ये 18(1) के जो क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं ना, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसका नहीं मिलेगा? गुड्स या सर्विसेज का नहीं मिलेगा। टू हिम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच सप्लाई। मतलब अगर ये जो इनपुट्स है इनका अगर इनवॉइस 1 साल से पुराना अगर है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो जिस डेट पे आप उसका क्रेडिट लेने वाले हो उस डेट पे आपको चेक करना है कि ये इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं है। अगर 1 साल से पुराना हुआ तो आपको उसका क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा। ओनली ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट आपको मिलेगा विच इज प्रोक्योर्ड विद इन 1 ईयर। मतलब लेट्स अज्यूम आप कॉम्पोजिशन के डीलर थे, ठीक है। कॉम्पोजिशन का बिजनेस आपने चालू किया लेट्स अज्यूम ऑन 5th of September 2017, ठीक है। अब आप मूव कर रहे हो इनटू लेट्स अज्यूम ऑन 1st of October 2020 आप प्लान कर रहे हो टू गो इनटू रेगुलर स्कीम। तो अब आपके पास जो भी स्टॉक में है एज ऑन 30th September, ठीक है, 30th September प्रीसीडिंग डेट 30th September है, तो उस डेट पे आपके पास जो भी इनपुट्स कैपिटल गुड्स है उसका आप क्रेडिट ले पाओगे। बट ये जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जो है, गुड्स या सर्विसेज जो है, इनके केस में आपको क्रेडिट सिर्फ उन्हीं का मिलेगा जिनके इनवॉइसेस 1 साल पुराने तक है। मतलब जो प्रोक्योर होने चाहिए कब तक? बिटवीन 30th September 2019 टू 30th September 2020 के बीच में जो लिए गए रहेंगे, प्रिसाइसली बोला जाए तो 1st October 2019 से लेके 30th September 2020 के बीच के जो इनवॉइसेस होंगे उतने का ही क्रेडिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई माल है जो लेट्स अज्यूम आपने खरीदा था ऑन 1st of January 2019, तो उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? तो वो इनपुट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज कमिंग फ्रॉम योर सबसेक्शन 2। इज दिस क्लियर? समझ में आया? चलिए, समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं रूल 40 पे। रूल 40 बात करता है मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये जो मैनर प्रिस्क्राइब लिखा था ना, इसका मैनर अभी प्रिस्क्राइब कर दिया है। क्या मैनर है देखिएगा। The input tax credit claimed in accordance with the provisions of subsection 1 of section 18 on the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or the credit claimed on capital goods in accordance with the provisions of section 18(1)(c), 18(1)(d, ये सिर्फ दो ही केस में मिलेगा कैपिटल गुड्स का, C एंड D में, shall be subject to following conditions, namely, उनके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है देखिएगा। The input tax credit of capital goods in terms of 18(1)(c) and 18(1)(d shall be claimed after reducing tax paid on such capital goods by 5 percentage point। क्या करेंगे? 5 percentage point per quarter of a year or part thereof from the date of the invoice or such other document on which capital goods were received by the taxable person। तो पर क्वार्टर का कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे? 5%। लेट्स अज्यूम आपने कोई कैपिटल गुड्स लाए थे ऑन आपने कोई कैपिटल गुड प्रोक्योर किया 1st of January 2019 को, पुराना वाला एग्जाम्पल रखें, 1st January 19 को आपने कोई कैपिटल गुड्स लाए थे, बराबर है। अब आपने कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कब चले गए? आप चले गए ऑन 1st of October 2020। 1st of October 2020 को आप कॉम्पोजिशन में चले गए। अब ये कैपिटल गुड्स फ्रॉम 1st of January 2019 टू 31st September 2020 तक किसके लिए यूज हुआ?
कॉम्पोजिशन स्कीम में यूज हुआ तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो जितना पीरियड कॉम्पोजिशन में यूज हुआ उसके लिए कितना रिड्यूस हो जाएगा, 5 परसेंटेज पॉइंट्स विल बी रिड्यूस्ड फॉर पर क्वार्टर। अब कितने क्वार्टर्स यूज हुए देखिए, 2019 के 4 क्वार्टर्स हो गए एंड 20 के कितने, 3 क्वार्टर्स, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर। अगर पार्ट देयर ऑफ होगा तो उसको लेट्स अज्यूम कि ये हम जो बाहर जा रहे हैं, लेट्स अज्यूम ये 1 नवंबर को बाहर जाते हैं यहाँ पे, तो कहाँ तक यूज होता है, ये यूज हो जाता टिल 31 अक्टूबर। देखो मैंने 31 सितंबर लिखा, आप में से कोई बोल ही नहीं रहा, 31 होता है क्या सितंबर में, 30 तक ही होता है ना सितंबर में ना, एनीवेज ठीक है। तो अब 3 क्वार्टर्स प्लस 1 मंथ हो जाएगा, तो पार्ट देयर ऑफ के लिए यू विल कंसिडर अ कंप्लीट मंथ। तो टोटल 8 क्वार्टर्स हो गए, हर क्वार्टर्स के लिए कितना परसेंटेज पॉइंट रिड्यूस होगा, 5%, राइट। तो 5 into 8 दैट इज 40% आप रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम दैट क्रेडिट। बैलेंस कितना बचा, ओनली 60% विल बी द क्रेडिट विच यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम। समझ में आया? So this point I hope is clear. सर बट आपने तो बोला था कि आप सिर्फ उसी का क्रेडिट ले सकते हो जो 1 साल के अंदर अंदर तक ही आपने खरीदे थे। तो देखो यार, मेरा इंटरप्रिटेशन इज दिस दैट गुड्स एंड सर्विसेज जो बात हो रही है, दिस इज रिलेटेड टू ओनली योर इनपुट्स एंड नॉट योर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए तो वैसे भी आप रिडक्शन करा रहे हो, तो कैपिटल गुड्स के केस में आई वोंट सी वेदर द इनवॉइसेस विद इन 1 year और नॉट। दिस इज what there is an ambiguity in the law itself, but as per my interpretation it says that आप कैपिटल गुड्स के केस में 1 साल पुराना होगा तो भी ले लो, बट इन केस ऑफ इनपुट्स यू कैन नॉट टेक मोर देन 1 year का पुराना जो रहेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी टेकन एज क्रेडिट। ठीक है, मूविंग अहेड, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल विद इन a period of 30 days, उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ही अंडर सेक्शन 18(1) और विद इन such further period as may be extended by commissioner by notification in this behalf shall make a declaration, एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इन GST ITC 01 टू इफेक्ट दैट ही इज एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अफोरसेड। तो उसको जो एलिजिबल क्रेडिट है उसके बारे में GST ITC 01 में लिख के गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा टू हिज जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज B shall clearly specify the details relating to inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or as the case may be capital goods। तो उसको कैपिटल गुड्स 18(1)(a) के केस में प्रीसीडिंग द डेट ही बिकेम्स लायबल टू पे टैक्स, तो उसके पहले वाले दिन पे जो भी उसके पास थे उसका डिटेल देगा। इन केस ऑफ 18(1)(b) जिस दिन को उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया वॉलंटरी, तो उसके पहले वाले दिन तक जो डिटेल्स है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। 18(1)(c) में कॉम्पोजिशन से रेगुलर में जब जाएगा तो उसके प्रीसीडिंग डे पे जो स्टॉक रहेगा उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। एंड 18(1)(d) में ही विल हैव टू गिव the details of the exempt supplies which became taxable supplies, तो वो जो स्टॉक में थे उसके डिटेल्स उसको देने पड़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है देखिएगा, the details furnished in the declaration under clause B shall be duly certified by practicing CA or a cost accountant if the aggregate value of the claim of central tax, state tax, union territory tax exceeds 2 lakhs। तो आपका जो एग्रीगेट वैल्यू है CGST, SGST, UTGST सबका मिला के अगर 2 लाख एक्सीड कर गया तो आपको CA सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इन्होंने बराबर से कैलकुलेशन किया है कि नहीं। इन केस अगर एक्सीड नहीं करता, लेट्स अज्यूम क्रेडिट बन रहा है ओनली 1,90,000, तो इन सच अ केस विल CA सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड। सो द आंसर इज नो, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे असेसी क्रेडिट ले पाएगा। द CA सर्टिफिकेट इज ओनली रिक्वायर्ड इफ द क्रेडिट एक्सीड्स 2 लाख। सर इंडिविजुअल देखने का, CGST का इंडिविजुअल 2 लाख,
SGST का नहीं, द वर्ड इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ ऑल योर टैक्सेस शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। अगर एक्सीड कर गया तो आपको CA सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फॉर stating that the calculation which is done by the assessee is correct. Is this point clear? समझ में आया? सो 18(1) बात करता है 4 केसेस के जहां पे आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। 2 केसेस में आपको सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा एंड 2 केसेस में इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों का मिल जाएगा। फिर 18(2) क्या बात करता है कि जो भी आपने इनपुट्स लाए हैं वो 1 साल से पुराने अगर होंगे तो उनका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं 18(3) की। वेयर देर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है रजिस्टर्ड पर्सन का ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस with the specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer ITC which remains unutilized in his electronic credit ledger to such sold, demerged, amalgamated, leased, transferred business in such manner as may be prescribed। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई बिजनेस बेच दिया गया, डीमर्ज हो गया या अमालगमेशन हो गया, तो इन सच अ केस जो कंपनी के पास क्रेडिट, जो ट्रांसफरर है उसके पास जो क्रेडिट है वो ट्रांसफरर क्या कर सकता है, ट्रांसफरी कंपनी को दे सकता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मैनर प्रिस्क्राइब किया है। मैनर में बताया कि ITC का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ITC 02। उसके बाद उसको कैसे स्प्लिट किया जाएगा उसके बारे में लिखा है। एंड इसके केस में देयर इज नो लिमिट बट यू विल ऑलवेज हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ CA और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए ये पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, देन विल मूव अहेड। रूल 41 क्या बोलता है देखिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन एन इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज, ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप furnish the details of sale, merger, amalgamation in form GST ITC 02। ट्रांसफरर को उसको मेंशन करना पड़ेगा इन GST ITC 02 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर ये फॉर्म भरेगा ITC 02 एंड उसके थ्रू क्या कर देगा, क्रेडिट ट्रांसफर कर देगा टू द ट्रांसफरी। Provided that in case of demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of value of assets of the new units as specified in the demerger scheme। तो जो उनके अनयूटिलाइज क्रेडिट रहेंगे वो वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब समझो कि AB लिमिटेड है जिसका 50 लाख वैल्यू ऑफ एसेट्स है, उनका डीमर्जर हो गया इनटू 2 कंपनीज, A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। A लिमिटेड को 24 लाख के एसेट्स गए एंड B लिमिटेड को 26 लाख के एसेट गए। तो अब इसका बाइफर्केशन कैसे होगा, तो इनपुट क्रेडिट जो होगा, ये जितना भी इनपुट क्रेडिट बचा, दिस विल बी बाइफर्केटेड इन दिस रेशियो टू बिटवीन A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। फिर द ट्रांसफरर शैल ऑल्सो सबमिट अ कॉपी of a certificate issued by practicing CA or a cost accountant certifying that the sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer has been done with the specific provision for transfer of liabilities। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा CA को। वहां पे क्या था, 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट था तो ही देना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 1 रुपए का भी ट्रांसफर हो रहा है तो यू हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। द ट्रांसफर ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट दी डिटेल सो फर्निश बाई दी ट्रांसफरर। ट्रांसफरर ने क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफरी के अकाउंट में। अब ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, वो क्रेडिट जो उसको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑन कॉमन पोर्टल। सच एक्सेप्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज क्रेडिट इन फॉर्म GST ITC 02 शैल क्रेडिट टू दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो उसने जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी के क्रेडिट लेजर में चले जाएगा वो बैलेंस। द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर्ड शैल बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर by the transfer in his books of account। समझ में आया? तो बेसिकली 18(1) हो गया। 18(2) बात करता था इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर बात की हमने 18(3) की, एक ही मिनट। हाँ जी, फिर हमने बात की 18(3) की। 18(3) क्या बात करता था, ट्रांसफर ऑफ
क्रेडिट इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर वगैरह, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया 18.3। अब आते हैं 18.4 पे। 18.4 क्या बोलता है देखिएगा, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ITC ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब 18.4 बात करता है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले रेगुलर स्कीम में था, नाउ ऑप्ट्स टू कॉम्पोजिशन। देखो सर, ऊपर जो था ना उसमें और इसमें डिफरेंस है। ऊपर जो था वो कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर में जा रहा था, यहां पे रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहा है। देखो, ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 और वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकम होली एग्जेम्प्ट। तो पहले टैक्सेबल थे, अब क्या हो गया, टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट हो गया। इन सच अ केस क्या होगा देखिएगा, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished goods, finished goods in his stock or capital goods, reduced by such percentage points as may be prescribed on the day immediately preceding the date of exercising of such option or as the case may be date of such exemption, provided that after payment of such amount the balance of ITC if any lying in the electronic credit ledger shall lapse। मतलब ध्यान से समझना क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहा है या टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो गए उसके गुड्स या सर्विसेज, तो अब इस व्यक्ति को जब वो रेगुलर में था तो हमने उसको क्या दिया, क्रेडिट दिया, उसके इनपुट्स पे क्रेडिट दिया, उसके कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट दिया, ये सोच के क्रेडिट दिया था कि भाई तू आगे बेचेगा और हमको उसके ऊपर GST मिलेगी। अब क्योंकि तू कॉम्पोजिशन में चले गया तो हमको रेगुलर GST मिलेगी क्या, आंसर इज नो, हमको मिलेगी GST एट रिड्यूस्ड रेट। तो जो हमने तेरे को क्रेडिट दिया और जो तूने उस टाइम पे रेगुलर स्कीम में नहीं बेचा, जो आज भी तेरे पास स्टॉक में है, क्योंकि अब ये जो स्टॉक में है उसका क्रेडिट तो तूने ले लिया था, बट जब तू उसको बेचेगा तो उस पर टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है विल बी एट रिड्यूस्ड रेट। और अगर वो टैक्सेबल था अब एग्जेम्प्ट हो गया, तो in such case you were given credit, but now because the commodity has become exempt, the GST which was given as credit to you will now be disallowed, right? तो वो क्या करना पड़ेगा, अब हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स और इनपुट्स का क्रेडिट हमको रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए सर, अब मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ द क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। देखो सर, ये जो था ना ये क्रेडिट देने की बात थी, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे रहा था बिकॉज यू आर गोइंग इन टू, यू आर टेकिंग ईदर रजिस्ट्रेशन और यू आर सेलिंग टैक्सेबल गुड्स विच वर अर्लियर एग्जेम्प्ट और फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर यू आर मेकिंग एन मूव। बट नाउ दिस इज अ डिफरेंट केस वेयर इन credit is to be reversed in this scenario. So let's see what rule 44 says. Manner of reversal of credit under special circumstances. The amount of input tax credit relating to inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods held in stock shall for the purpose of section 18(4) or 29(5). 29(5) बात करता है अगर आप कोई कैपिटल गुड्स बेच देते हो या इनपुट्स बेच देते हो। ये 29(5) बात करता है व्हेन यू सेल योर एसेट्स, या फिर आप अपने इनपुट से या कुछ बेच देते हो तो उसके बारे में 29(5) में लिखा गया है। बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली, क्या मैनर दिया है देखिएगा। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, उसका इनपुट्स हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवॉइस ऑन विच क्रेडिट हैड बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ऑन सच इनपुट्स। तो जो इनपुट्स है उनका इनपुट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, 100% क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा जो आपके पास स्टॉक में है। और यहां पे नो नीड टू चेक 1 ईयर का टाइमलाइन। अगर पुराना है, देखो रिवर्सल की, देखो वहां पे क्या था, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देने वाला था बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलने वाला था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी, अगर
1 साल तक के इनवॉइस है तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपसे रिवर्सल करा रहे, गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है, राइट। तो इसके केस में बोलते हैं कि आप सारा जितना भी इनपुट है 1 साल से पुराना है तो भी उसका रिवर्सल कर दो। यहाँ पे वो आपको 1 साल का लिमिट चेक करने नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। कैपिटल गुड्स के केस में क्या बोलता है देखिएगा, द कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व्ड इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ in months shall be computed on pro rata basis taking the useful life as 5 years. Let's assume कि कैपिटल गुड्स आपने रेगुलर स्कीम में यूज किया फॉर लेट्स से फ्रॉम 1st of January 2019 टू लेट्स अज्यूम 15th of August 2020, ठीक है। तो आपने कितने, और फिर बाद में 16 अगस्त 2020 से आपने क्या कर दिया, कॉम्पोजिशन में चले गए। तो कैपिटल गुड्स के केस में वो क्या बोलते हैं कि जो आपने यूज किया, ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो एसेट की लाइफ थी 60 मंथ्स, ठीक है, 60 मंथ्स लाइफ थी। तो उसमें से आपने रेगुलर में कितने मंथ्स यूज किए, 2019 का कितना 12 महीने, और अगस्त के केस में 2020 के 8 महीने, राइट। तो in such a case, now you've used 20 months for regular scheme and बाकी का 40 months will be used for composition scheme. तो समझो किसी का क्रेडिट था 1 लाख रुपया, राइट। 1 लाख रुपए का क्रेडिट अगर है तो इसको आप डिवाइड करोगे 60 मंथ से, ठीक है। ये क्रेडिट हमने आपको दिया था, तो आपको मिलना कितना चाहिए था, 20 मंथ्स का ही मिलना चाहिए था, बिकॉज ओनली दैट मंथ वॉज यूज्ड फॉर योर रेगुलर स्कीम। बाकी का जो 40 मंथ्स है विल बी यूज्ड इन कॉम्पोजिशन, जिसका क्रेडिट आपको मिलना ही नहीं चाहिए। तो आपको 66,667 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, अब क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। सर आपने तो हमको बताया था 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट जब क्रेडिट देने की बात करती है ना, तो क्वार्टरली बेसिस पे बात करती है कि क्वार्टर का 5% रिड्यूस करके हम आपको देंगे। बट जब उनकी लेने की बात आई तो उन्होंने कैलकुलेशन आपसे कैसे करवाया, मंथली कैलकुलेशन करवाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पक्का श्योर हो आप, चलिए। सो इन केस ऑफ रिवर्सल द कैलकुलेशन विल बी ऑन बेसिस ऑफ मंथ्स, एंड इन केस ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, विल बी बेस्ड ऑन योर दिस थिंग। अगर कैलकुलेशन, अगर आपको क्लेम करना है तो इट विल बी क्वार्टरली, एंड इफ यू हैव टू रिवर्स इट विल बी मंथली। प्लीज ये ध्यान में रखना है आपको, रूल 44 का जो ये बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, द अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन सब रूल 1 शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना है आपको। वेयर द टैक्स इनवॉइस इज रिलेटेड टू इनपुट्स रजिस्टर्ड शैल जहां पे आपके पास, अगर आपके पास गुड्स है बट उनका टैक्स इनवॉइस नहीं मिल रहा है, तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, उनके वैल्यूज एस्टिमेट करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 18(4) और एज द केस में भी सेक्शन 29(5). उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब आपको। द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर सब रूल 1 शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जो रिवर्सल का वैल्यू बनेगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। The amount shall be furnished in Form GST ITC 03, where such amount relates to any event specified in Section 18(4) or Form GSTR 10, where such amounts relate to cancellation of registration. The detail furnished in accordance with Sub Rule 3. अगर किसी का आपने estimation किया, किसी का आपके पास invoice नहीं था और फिर आपने estimation किया, shall be duly certified by practicing CA और cost accountant. अगर आपके पास सारों के invoices मिल गए तो फिर आपको सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इनवॉइस नहीं मिलते, देन अगर फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आपने रिवर्सल किया है, देन यू विल हैव टू टेक अ सीए सर्टिफिकेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए सर, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 and the amount payable under subsection 4 shall be calculated in manner as may be prescribed. तो 18(1) सबसेक्शन 1 के लिए रूल है 40 एंड इसके लिए सबसेक्शन 4 के लिए रूल 44। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए,
इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है या प्लांट एंड मशीनरी को सप्लाई किया जा रहा है, ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी टेकन ऑन सेड कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी reduced by percentage point as may be prescribed, or the tax on transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15 whichever is higher. तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया जिसका आपने आईटीसी क्लेम किया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो जो आईटीसी जो आप कैपिटल गुड्स को बेच रहे हो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जितना जीएसटी आता है, या तो वो, या फिर हम उस कैपिटल गुड्स का परसेंटेज पॉइंट से रिड्यूस करेंगे और जो वैल्यू आएगी, जितना क्रेडिट आएगा उतना क्रेडिट विच एवर इज हायर, वो आपसे हम क्या करवाएंगे, आपसे पेमेंट करवाएंगे. प्रोवाइडेड वेयर refractory bricks, molds, dies, jigs, fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on transaction value of such goods determined under section 15. तो ये जो केसेस है, refractory bricks, molds, dies, jigs और fixtures, इनके लाइफ से पहले भी अगर आपने उनको बेच दिए, 60 मंथ से पहले भी बेच दिए, तो उसके केस में आपको हम ये कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे दोनों का, हायर ऑफ दी टू. आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स भर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, दिस इज ओनली इन केस ऑफ दीज 4 प्रोडक्ट्स, रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स. ठीक है, अब यहां पे एम्बिग्यूटी ये है कि ये जो परसेंटेज पॉइंट्स का रिडक्शन जो बोला, इस केस में हम कौन सा वाला करें, रूल 40 वाला करें या रूल 44 वाला करें. रूल 40 वाला रहेगा तो इट विल बी क्वार्टरली, अगर रूल 44 वाला होगा तो इट विल बी मंथली. तो कौन सा वाला करना है इसके बारे में क्लैरिटी है नहीं, देयर इज एन एम्बिग्यूटी विच इज देयर. ठीक है, तो अब उसके इसमें क्या होगा देखिएगा. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्वार्टरली के बेसिस पे कैलकुलेशन कर दिया है, एंड आप एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे. आप एग्जाम में भी क्वार्टरली के बेसिस पे कर दीजिए या फिर दोनों कर दीजिए, क्वार्टरली भी कर दीजिए, मंथली भी कर दीजिए, और लिख दीजिए एज देयर इज एन एम्बिग्यूटी इन द लॉ कि अगर आप कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो बिफोर इट्स यूजफुल लाइफ जिसका आपने आईटीसी क्लेम किया, तो इन सच अ केस वेदर रूल 40 इज टू बी अप्लाइड और 44 इज टू बी अप्लाइड, देयर इज नो क्लैरिटी इन द लॉ, देयरफॉर द कैलकुलेशन इज डन बाय बोथ द रूल्स. ऐसा लिख दीजिए ताकि आप अपना साइड क्लियर कर दो. तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट टेक्सटाइल लिमिटेड परचेस्ड अ नीडल डिटेक्टिंग मशीन ऑन 8 जुलाई 2018 फ्रॉम मकीजा इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर 10 lakhs excluding GST, paid GST 18% on the same, and ITC availed on GST paid machine. तो जो भी GST पे किया था उसका हमने ITC ले लिया एंड उसको यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2019 में फॉर 7,50,000 एक्सक्लूडिंग GST एज सेकेंड हैंड मशीन टू LT प्राइवेट लिमिटेड. द GST रेट ऑन सप्लाई ऑफ मशीन वॉज 18%. तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कि 7,50,000 का एक कैलकुलेशन करेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 7.5 लाख में उसको बेचा, उसके ऊपर 18% जीएसटी से कितना जीएसटी आएगा, तो उसके ऊपर 7.5 लाख रुपए से 18% 1,35,000 जीएसटी आ जाएगा. तो इधर 1,35,000 और रिड्यूस्ड आईटीसी विच एवर इज हायर. तो रिड्यूस आईटीसी, कैपिटल गुड्स पे आईटीसी आपने लिया कितना था, 1,80,000. ठीक है, आपने उसको यूज कितने क्वार्टर्स के लिए किया, आपने उसको यूज कितने क्वार्टर्स के लिए किया, तो देखिएगा 2018 में लाया जुलाई में एंड यूज किया टिल अक्टूबर 19. तो देखो जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने क्वार्टर्स होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर जुलाई 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, 3 क्वार्टर्स ईयर. And then from next year he sold it in the October month, right? अक्टूबर मंथ में बेचा है मतलब क्या, जैन फेब मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर एक, राइट? बेचा कब है, so here in the first case there will be 2 quarters, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 क्वार्टर्स फॉर 2018. एंड 2019 में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, जैन से लेके
आपका जैन फेब मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून, he sold it at October. So there are 4 quarters which are happening. 3 full quarters and 1 part thereof है, right? तो 4 क्वार्टर्स हो गए, तो टोटल कितने क्वार्टर्स है? 6 क्वार्टर्स इज दी टोटल. सो देखो रिडक्शन कितना होगा? 5% पर क्वार्टर इंटू 6 क्वार्टर्स, ये हमने यूज किए हैं, तो इसका तो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए. सो 30% रिडक्शन हो गया, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 माइनस 54, 1,26,000 is what is to be reduced. This is if you do quarterly के हिसाब से. मंथली का कैलकुलेशन अगर किया तो मंथली के केस में देखो, जुलाई से जुलाई 12 महीने हो गए, जुलाई से जुलाई 12 महीने हो गए, प्लस अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट? लेट्स से 8 जुलाई से, जुलाई इज 12 month, August, September, October. So there are 4 months which are happening. So total कितने महीने हो गए? 16 months is being used. उसके बाद बेचा गया. So आपका जो क्रेडिट है वो 1,80,000, इसको डिवाइड किया जाएगा बाई 60 मंथ, इनटू आपने यूज कितने महीने के लिए किया? 16 मंथ्स के लिए किया, तो 48,000 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा. 48,000 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा. बैलेंस कितना बचा? बैलेंस इज 1,80,000 माइनस 48 विल गिव यू 1,32,000. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे रिड्यूस आईटीसी का, तो 2 कैलकुलेशन करना, एक रूल 40 का एंड एक रूल 44 का. 40 विल बी क्वार्टरली कैलकुलेशन एंड 44 विल बी योर मंथली कैलकुलेशन. अब देखो दोनों केस में योर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज हायर, सो देयरफॉर 1,35,000 इज व्हाट इज टू बी पेड. क्लियर है? समझ में आया 18(6)? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रूल, सॉरी सेक्शन 18. तो इसमें टोटल सब सेक्शन 6 थे जो हमने यहाँ पे कवर किए. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग.